नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी। परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप सब परिचित हैं। जोड़ लेते हैं और तभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, बहुत सारी लाठियां बांधी जा रही हैं, बयानबाजी हो रही है, तमाम तरह से रायता फैलाने की कोशिश हो रही है, झूठ का सहारा लिया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। फिर से वो टूल किट जो 13 महीने किसान आंदोलन चली थी, वो 16-17 कथित किसान संगठनों के नेताओं को बुला करके पार्लियामेंट में उनसे बातचीत की जा रही है। राहुल गांधी के द्वारा संकेत संदेश दिए जा रहे हैं। ये पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं पार्लियामेंट में, उस चेयर तक महिलाओं को भेजा गया है, महिला सांसदों को भेजा गया है, एक बड़ा सा बैनर लेकर के। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो अविमुक्तेश्वरानंद, उनकी स्पीच अभी जारी है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और योगी आदित्यनाथ को भी सदन में खड़े होकर के कहना पड़ा, एक सख्त स्टैंड लेना पड़ा। वो कितना सही है कितना गलत है, जो समीक्षा करने वाले हैं, मीमांसा करने वाले हैं, देखेंगे। और उनको कहना पड़ा कि कोई मुख्यमंत्री बनके क्या पूरे प्रदेश में ऐसे घूम सकता है अवैध तरीके से। तो उनका अटैक उन्हीं पर था। दूसरे, केशव मौर्य ने पहले ये सवाल उठाया था, और अब ब्रजेश पाठक का बयान मैं देख रहा हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो शिखा खींची गई है ये गलत हुआ है। और दोनों उप मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने शिखा का जिक्र नहीं किया है, लेकिन दूसरे शब्दों में कुछ प्रकरण बताए हैं वहां के कि क्या होने की आशंका पैदा हो गई थी और क्या करवा रहे थे अविमुक्तेश्वरानंद। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक अनरेस्ट करने की कोशिश है, अशांति अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। और ये संभवतः इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारों के खिलाफ एज सच जिस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की रहती है, टॉप नेतृत्व की रहती, टॉप लीडरशिप की रहती है। उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव अभी होने वाले हैं 1.5 महीने के भीतर ही, लेकिन असली तैयारी जो है वो 2027 फिर से योगी आदित्यनाथ को रोकना, इसके अलावा 2029 की तैयारी करना। तो अनुपम जी, एक आध घटनाएं और हैं जिनका मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं। घटना 27 जनवरी की है, लेकिन वीडियो अब सामने आया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में छत पर बम बनाए जा रहे थे, और बम बनाने वालों में औरतें भी शामिल थी। बम बनाते हुए धमाका हुआ, औरतें भी उड़ी और उसका बेटा भी उड़ गया। दोनों की डेथ हो गई। 2 अभी जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। ये हम पत्थरबाजी दंगों के समय भी देखते हैं, छतों से महिलाएं किस तरीके से पत्थर, ईंट पत्थर इकट्ठा करती हैं। ये हो क्या रहा है अनुपम जी से समझ। देखिए साहब, चुनावी साल है, याला भी और अगला भी। कुछ बड़े बड़े प्रदेश जा रहे हैं चुनाव में। वो चुनाव जो आने वाले समय में देश की दिशा और दशा तय करेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, मुश्किल से 11 महीने 12 महीने बाकी हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के, तमिलनाडु का चुनाव। तो ये सब बड़े चुनाव हैं, और जिससे मेरा अपना मानना है कि इससे बहुत कुछ राजनीति पर आने वाले दिनों में फर्क पड़ेगा। तो अब ऐसे में चूंकि विपक्ष कोई पॉजिटिव चीज नहीं कर पा रहा है, तो अच्छा, मैं इसके लिए विपक्ष को दोष भी नहीं देता। ठीक है, विपक्ष का काम है, वो अपना विरोध कर रहे हैं, करने दीजिए।
लेकिन एक थोड़ी दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने जो सपोर्ट बेस है उसमें बहुत ढेर सारी जिसको मैं कहता हूँ विद्वानों में मतभेद बहुत नजर आ रहा है। तो लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अलग अलग दिशाओं पे जा रहे हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है सरकार भी एक चुप्पी का रास्ता अपनाए हुए है। मुझे लगता है कि आज भी लोग नरेंद्र मोदी को, ठीक है उनकी जो गलतियां हुई या फिर उनसे जो नाराजगी वो सब अपनी जगह, लेकिन आज भी लोग नरेंद्र मोदी पर भरोसा एक हद तक करते हैं। आज अच्छा इस ऐसे में देख लीजिए, आप अपने एक मोटा सा निकाल लीजिए कि साहब नरेंद्र मोदी से ज्यादा विश्व, चलिए मानिए उनकी रैंकिंग में या उनकी पॉपुलैरिटी में कुछ कमी भी आ गई, तो आज भी उनके आसपास कौन है आप बताइए। उनके आस मतलब समानांतर तो जाने दें, उनके आसपास कोई नहीं है, आप जानते हैं। तो मतलब नंबर 2 पे अगर राहुल गांधी आते हैं तो उनकी आधी रैंकिंग हो जाती है। तो हकीकत तो ये है कि जो लोग मोदी से नाराज भी होते हैं, जब वो राहुल को देखते हैं तो फिर मोदी के साथ चले जाते हैं। तो ये भी देखा गया है। तो मुझे लगता है कि समय आया है कि अगर कुछ इस तरह की एक भ्रम फैला हुआ है, अगर एक भ्रम फैला हुआ है तो मोदी जी को आगे आना चाहिए। और जब भी भ्रम फैला है मोदी आगे आए। जैसे 2022 के चुनाव में आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक बड़ी जबरदस्त एक अफवाह फैला दी गई कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा चुनाव के बाद। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि कुछ बोला नहीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को राजभवन बुलाया और उनके कंधे पे हाथ रख के फोटो सेशन कराया और फोटो जारी कर दी। सारा भ्रम खत्म हो गया। तो बरामदे में चक्कर लगाए, हाँ चक्कर लगा रहे हैं। तो इसी तरह हमने देखा कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो भी उन्होंने कहा कि लगता हम अपनी बात समझा नहीं पाए। और मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत में जो सबसे अच्छे कानून आज तक बने उसमें एक कृषि कानून था, लेकिन उन्होंने वापस ले लिया। मुझे अच्छा नहीं लगा वापस, मुझे नहीं लगता वापस लेना चाहिए था। और इस मुद्दे पे भी अगर कहीं कोई भ्रम है तो एक मोटी सी बात समझ लें कि ये धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों से दूर नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग, आप बताइए धर्मेंद्र प्रधान अगर भीड़ में निकल जाए उनको पहचानते कितने लोग हैं। तो मुझे लगता है मोदी या शाह के स्तर से ये जो भ्रम फैल रहा है इसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाना चाहिए। चुप्पी हर चीज का समाधान नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो मनमोहन सिंह को आरोप भी लगाती थी, मनमोहन सिंह कहती थी। और नरसिम्हा राव अपने जमाने में कहते थे फैसला ना लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। तो लेकिन ये सब चीजें अलग अलग समय पे काम आती हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह का भ्रम फैला हुआ है वो उसको एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को आगे आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक उत्तर प्रदेश चुनाव का सवाल है, मैं काफी आश्वस्त हूं कि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी और किसी भी तरह का भ्रम योगी आदित्यनाथ के आड़े नहीं आएगा। उनकी पॉपुलैरिटी एकदम अलग टाइप की है। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, मैं समझता हूं कि उनका चुनाव अभी भी 3 साल आगे है और 3 साल में तो मोदी बड़े बड़े खेल बदल लेते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए बात उत्तर प्रदेश की आ गई है तो मैं उत्तर प्रदेश शुरू करता हूँ। पहले केशव मौर्य, मेरी आवाज कुछ गूंज रही है, शायद उधर कोई इंस्ट्रूमेंट को नहीं। एक मिनट, हो सकता है गूंज रही हो सर। एक मिनट, मैं आपका जो पहला सवाल था मेरे दिमाग से वो आधा हिस्सा कट गया था, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक वाला। जी हाँ। तो हाँ, तो उसका भी जवाब दे दूं। क्या मामला क्या है समझ लीजिए। सामान्य तौर पर जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर जो पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट होता है वो मुख्यमंत्री पद का एक सहज उम्मीदवार होता है। हमेशा नहीं होता है पर होता है, उम्मीदवार होता है। तो 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो केशव मौर्य के नेतृत्व में हुआ। तब तक योगी का नाम दूर दूर तक नहीं था। चुनाव के बाद योगी तो स्वयं बताते हैं कि वो तो विदेश जा रहे थे और उनको आप पीएमओ से कॉल आया कि आप अपना विदेश ट्रिप कैंसिल कीजिए और यहाँ की शपथ लीजिए। तो फिर इनको बनाया गया योगी आदित्यनाथ को। तो अब ये केशव मौर्य के दिमाग में एक इसको लेकर एक जो भी विचार कुंठा, जो भी सालने, वो लगातार उनका योगी से क्लैश चलता रहा। तो ये तो केशव की गलती है। योगी की गलती ये है कि साहब उन्होंने भी इस क्लैश को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि जो एक बिल्डिंग थी जिसमें मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम बैठते थे, केशव मौर्य बैठते थे और दिनेश शर्मा बैठते थे। आज जो ब्रजेश पाठक है इनकी जगह पहले दिनेश शर्मा थे जो इस समय राज्यसभा में।
तो योगी ने दिनेश शर्मा को तो वहां रहने दिया, केशव मौर्य का सामान बाहर फेंकवा दिया। तो अब ये बात और बढ़ती चली गई। फिर 2022 में केशव मौर्य को समझ में आया कि मेरी स्थिति बड़ी डामाडोल है। समाजवादी पार्टी ने इनके सामने पल्लवी पटेल को लड़ाया। तब ये योगी की शरण में गए कि आप हमारे लिए चुनाव प्रचार कर दिए। योगी गए नहीं। योगी 2 जगह चुनाव प्रचार में नहीं गए, इनके में नहीं गए और स्मृति ईरानी में नहीं गए, और दोनों ही लोग अपना अपना चुनाव हार गए। तो केशव मौर्य जिस समय अपनी विधानसभा सीट हार जाते हैं, तो उस समय जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो खत्म हो गए ना भाई। मुख्यमंत्री तो वो होता है जो पूरी पार्टी को जीत दिलाए। आप अपनी सीट नहीं जीत पा रहे हैं, आप कहां से दावेदार रह गए। लेकिन अब वो उनके अंदर है कि साहब ये तो मेरा हक मारा गया। तो इसको लेकर आज धीरे धीरे 9 साल हो गए, और ये इसको मैं थोड़ा दुर्भाग्य मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम में 9 साल से उस सामंजस्य नहीं बन पाया जो बनना चाहिए। रही बात ब्रजेश पाठक की, तो ब्रजेश पाठक तो ना 3 में ना 13 में जैसे कहते हैं, वो तो बाहर से आए हैं भाई। वो तो किसी पद के दावेदार भी नहीं, वो तो जहां पहुंच गए हैं वही बहुत बड़ा पद मिल गया उनको। समझिए ना, वो आप तो कांग्रेस और बसपा के रास्ते से होते हुए आए भाजपा में, तो आपका तो कहीं वहां पे कोई हक भी नहीं बढ़ता। लेकिन एक समस्या ये जरूर आ रही है कि ब्रजेश पाठक को लगता है कि उनको अपने ही मंत्रालय में उनको उनका कोई अधिकार नहीं। जैसे पूरा सेशन 0 चला जाता है बिना एक भी तबादले के, तो उन्हें लगता है कि साहब हमको बताइए, अपने ही डिपार्टमेंट में ट्रांसफर तक का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ये समस्या रही है थोड़ी सी, चूंकि योगी स्वयं एकदम बहुत आप जानते हैं उनको ईमानदार कहना तो एक गलत वर्ड होगा। मतलब योगी और मोदी, मतलब इस सरकार के कुछ नेताओं पे कभी अच्छा, ये भी बड़ी अजीब सी बात रही है ओंकार सर। उत्तर प्रदेश में भाजपा के जितने मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्टाचार का आरोप किसी पे नहीं लगा। कल्याण सिंह पे नहीं लगा, रामप्रकाश गुप्ता पे नहीं लगा, राजनाथ सिंह पे नहीं लगा, और योगी तो खैर एकदम इज अ क्लास अपार्ट, वो तो आदमी अलग है। तो उनको कुछ पॉलिटिशियंस पे उतना भरोसा है नहीं। तो बल्कि देखिए, इसको केशव मौर्य और जिसे क्या नाम है पाठक तक मत देखें। उत्तर प्रदेश में योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए इनके 150 विधायक विधानसभा में धरने पे बैठ गए थे अपना ही मुख्यमंत्री हटाने के लिए। हो गया साहब, हम हमारी कोई पूछ नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं उत्तर प्रदेश में विधायक थाने से मोटरसाइकिल नहीं छुड़ा सकता। तो ये एक अच्छा इसका कारण है। इसका कारण ये है कि योगी पॉलिटिशियन नहीं, योगी राजनेता नहीं है। उन्हें राजनीति करना ठीक से अच्छा, लेकिन राजनेता नहीं है तो इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर वो राजनेता होते तो वो सब काम नहीं कर पाते जो उन्होंने कर लिया। जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है ओंकार सर, कोई किसी पॉलिटिशियन के पास का नहीं था। योगी ने जो कुछ किया है इसलिए किया है क्योंकि राजनेता है ही नहीं। उनको लगता है मेरा कोई दाव पे ही नहीं है, क्या होगा, मैं जाकर फिर से मठ में बैठ जाऊंगा, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कोई राजनीति उनकी रोजी रोटी नहीं है ना, आप समझिए। दूसरी ये बताइए कि बहुत सारे लोग अभी मुक्तेश्वरानंद को टूल किट बता रहे हैं। किसकी टूल किट है ये? अभी मुक्तेश्वरानंद किसी की टूल किट नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद की टूल किट है, समझिए। ये जितना नाटक हुआ इसलिए हुआ कि ये जो पॉक्सो वगैरह के मुकदमे आप देख रहे हैं, ये पिछले 7-8 साल से मार्केट में तैर रहे थे और सबको मालूम था कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, सिर्फ समय की बात है, मुकदमा तो हो रही है। अब आप बताइए, 2 नाबालिग बच्चों ने जाकर अदालत में, एक मिनट, मान लीजिए ओंकार चौधरी साहब अभी मुक्तेश्वरानंद के परम भक्त, लेकिन साथ में जज भी हो। अब आप जज बन के बैठ जाइए, आपकी अदालत में 2 नाबालिग बच्चों ने आकर उनके खिलाफ बयान दिया है, क्या कर लेंगे आप? आप चाह के भी अभी मुक्तेश्वरानंद की कोई मदद नहीं कर सकते, समझने का प्रयास करें। मतलब 2 नाबालिग बच्चों ने, कोर्ट खाली कराया गया, अदालत में केवल 3 लोग मौजूद थे, जज साहब, सरकारी वकील और अभी मुक्तेश्वरानंद के वकील, और उनके बीच में कोर्ट ने, पॉक्सो कोर्ट ने बयान लिया और बड़ा गजब, मतलब बहुत डैमेज करने वाले बयान है। और जो शिकायत करता है तो उनका तो कहना है कि साहब सीडी और पता नहीं क्या क्या वो बता रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि आपने जनवरी 2026 में माघ मेले में जो कुछ भी अभी मुक्तेश्वरानंद का ड्रामा देखा, उसका कारण यह था कि अभी मुक्तेश्वरानंद को इस बात का अंदाजा था कि वो आगे पीछे फंसेंगे।
तो ये वो पेशबंदी कर रहे थे, पेशबंदी कर रहे थे कि जब मैं फंसू तो मैं कह सकूं कि देखिए साहब मैं तो योगी ने मुझे फंसाया। अभी मुक्तेश्वरानंद के अंदर पहली बात तो देखें, जिस गुरु की गद्दी आप प्राप्त करने की बात कर रहे हैं उस गुरु को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया आप 28 साल बाद कि आप शंकराचार्य नहीं। उसके बाद खुद अभी मुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना छत्र यूज करेंगे, ना चमर यूज करेंगे, ना शंकराचार्य होंगे, ना पट्टाभिषेक होंगे। कर रहे हैं डंके की चोट पे, कर लीजिए, जो आप बिगाड़ते बने बिगाड़ लीजिए। भाई मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि योगी सरकार या भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगानी चाहिए कि यह मामला 1979 यानी 1979 से चल रहा है। आप सोच कर देखें, धीरे धीरे मतलब 50 साल होने जा रहा भाई। तो भारत के 120 करोड़ हिंदुओं को जानने का हक है या नहीं है कि उनका शंकराचार्य कौन है। 3 दशक तक, करीब 30 साल तक अभिमुक्तेश्वरानंद के जो गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती, जिनको कांग्रेसी शंकराचार्य कहा जाता था, 30 साल तक वो शंकराचार्य बने रहे। 30 साल बाद हाईकोर्ट ने कह दिया आप शंकराचार्य नहीं। तो 30 साल में जिन लोगों ने उनको प्रणाम किया तो अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगे ना। अब 2022 से ये कोर्ट से स्टे लेकर बने हुए। मेरा ये मानना है कि 6 महीने में, साल भर में किसी भी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं तय कर रही कि शंकराचार्य कौन है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सिर्फ ये तय कर रही है कि शंकराचार्य नियुक्त होने के लिए जो प्रोसेस, जो तरीका होता है, वो तरीका प्रयोग हुआ या नहीं। मोटे मोटे 3 चीजें, एक काशी विद्वत परिषद है, एक भारत धर्म महामंडल है, इन दोनों से आपकी नियुक्ति होती है और बाकी 3 शंकराचार्य आपको एक्सेप्ट करते हैं। ये तीनों में से एक भी पैमाने का खरे नहीं उतर रहे। काशी विद्वत परिषद की मीटिंग ही नहीं हुई, भारत धर्म महामंडल एकमत नहीं था और दूसरे शंकराचार्य ने उनको शंकराचार्य मानने से इंकार कर रखा है। तो मतलब आप तो 3 पैमानों में फेल हो रहे हैं ना आप। तो मेरा से ये कहना है और मैं तो कहता हूं साहब, आप दिल्ली बैठते हो, आप ही को कोर्ट में एक अर्जी लगा दो कि मैं ओंकार चौधरी, एक सनातनी हिंदू, मुझे ये जानने कहा कि मेरा शंकराचार्य कौन है। 45-46 साल से आप लोगों ने हम लोग को बेवकूफ बना रखा है। आप ही चले जाइए साहब कोर्ट। और ये इतने ऊंचे हैं कि ये देखिए ओंकार सर ने धीरे से हंस के मेरी बात टाल दी। कोर्ट जाने वाली बात सर ने धीमे से टाल दी। वो कोई ना कोई पहुंच जाएगा। आपको बहुत लोग समझते हैं और समझते हैं। मैं संजय दीक्षित जी को भी बोला है। जी जी, मैंने योगी जी को भी कहलवाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैसे शंकराचार्य हैं, मातोश्री पहुंच जाते हैं, उद्धव ठाकरे को आशीर्वाद दे के आते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसके अलावा ये अंबानी के यहाँ शादी में पहुंच जाते हैं, बिन बुलाए कहीं भी आप पहुंच गए, या चलो बुलाया भी हो किसी ने तो भी क्या ऐसी जगहों पर जाना चाहिए। और जो इशू इस समय बन रहा है सर जी, वो शंकराचार्य है ही नहीं। जो बात आप मुझसे कह रहे हो, यही बात मैंने उनसे मुंह पे पूछ ली थी। टाइम्स नाउ चैनल ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि साहब आप हमारी तरफ से इनसे सवाल कर लीजिए, तो मैं गया था। आप देखिए उन्होंने अपने चैनल पे डाला है, परंतु उन्होंने मेरे वो सवाल काट दिए जिसमें वो झगड़ा हो गया। ये हमको गालियां देने लगे वहां से बैठे हुए, तुम अंधे हो तो फलाने हो ढिकाने हो, तो वो सब चीजें टाइम्स नाउ चैनल ने काट दिए। ये शंकराचार्य की मर्यादित भाषा रही, तो हमसे बदतमीजी करने लगे वहां पे। मैंने इनसे पूछा ना, हमने कहा काहे के शंकराचार्य भाई आप बैठ के शादी ब्याह में जाकर बैठ रहे हो और आप जाकर वहां पे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना रहे हो, यहाँ पे केशव मौर्य को बना रहे हो, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हो, आप गाली गलौज कर रहे हो, आप काहे के शंकराचार्य भाई। जो मैं पूछ रहा था अनुपम जी, ये जो शिखा खींची इससे बचा जाना चाहिए था। 100% मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये प्रशासन की निकम्मापन था। हालांकि मैं जब यहां से बैठ के कहता हूं प्रयागराज से, तो ये तुरंत मुझे प्रशासन से फोन आने लगते हैं, आपने फिर से कह दिया, आपने फिर से। सुनिए, लेकिन हकीकत ये है, देखिए पुलिस प्रशासन का ट्रेनिंग किस बात की होती है, विवाद की नौबत ना आए। अभी मुक्तेश्वरानंद ने 3 दिन पहले आपको बता रखा था कि मैं पालकी से जाऊंगा मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने। अभी देखिए निश्चलानंद महाराज आए थे शंकराचार्य, वो पैदल गए, स्नान करके चले आए, और उनसे कहा गया कि अभी मुक्तेश्वरानंद को रोका गया। बोला उनको नहीं रोका गया, उनके तामझाम को रोका गया है। देखिए मौनी अमावस्या के दिन यहाँ सबसे बड़ा मेला और सबसे ज्यादा भीड़ होती है।
1954 के आसपास जवाहरलाल नेहरू आए थे, भगदड़ मच गई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। और अभी आपने कुंभ मेले में भी देखा, मौनी अमावस्या के दिन। तो संगम नोज एक छोटा सा एरिया है, उसमें तुम पालकी लेकर घुसे जा रहे थे, लेकिन वो तो उनकी बदमाशी, लेकिन जिला प्रशासन को 3 दिन से मालूम था। तो यदि आपको रोकना था तो आपने उनको वहां तक पहुंचने क्यों दिया? इतना बड़ा उनका कैंप था, वहीं पे रोक देना था ना। उनकी नजरबंदी हुई कि यहां से पालकी नहीं निकलेगी, जाओगे तो पैदल जाओगे। उनका जो कैंप है उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे गंगा जी है भाई। आप और यहाँ पे संगम जाना है तो चलिए आप पैदल जाइए। तो जिला प्रशासन की डेफिनेटली वो मिसहैंडलिंग थी, इसमें मुझे पहले दिन से कह रहा हूं। तो अच्छा, मुझे ये बात कहता हूं, एक्चुअली हमारे यहां लोग 2 एक्सट्रीम पे बात करते हैं। या तो आप कह दीजिए कि मोदी मास्टर स्ट्रोक है, या आप कह दीजिए कि मोदी मौलाना है। बीच की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। जब मैं कहता हूं कि शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वर में शंकराचार्य है ही नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया वो गलत था। गलत इस तरह था कि आप समझिए ना, आपने, छोड़िए बाकी सब चीज जाने दीजिए, आप उस छोटे से एरिया में लाठीचार्ज कर रहे हो। फर्ज कीजिए ओंकार सर भगदड़ मच जाती, फर्ज कीजिए लाठीचार्ज से ज्यादा भगदड़ किस चीज से बचती है आप बताइए मुझे। मानिए भगदड़ मच जाती, बाद हाँ, तो आप सोचिए यहां तो हादसा हो जाता, और यही वो चाह रहा होगा शायद। तो आपको ये नहीं करना चाहिए भाई। देखिए अखिलेश यादव ने भी मारा था इनको, इतना बुरा मारा था कि हफ्तों अस्पताल में पड़े रहे थे। अखिलेश यादव ने इनको छोटे छोटे बच्चों को भी मारा था। अब ये मुझे एक बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। आज अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं इनके लिए, तो अखिलेश यादव ने तो खुद इनको इतना मारा कि वो, और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही जो शंकराचार्य को दिवाली से उठा के गिरफ्तार कर लेती, जेल डाल देती। हाँ, वो भी, उनको भी शंकराचार्य के लिए बड़ा इज्जत और बड़ी बड़ी श्रद्धा प्रकट हो गई। तो खैर उनका जो दांव पेच है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को उसको बेहतर तरीके से अब वो देखिए उसका जो एक इमेजरी होता है वो बुरा हो गया। छोटे छोटे लड़के चुटिया पकड़ के घसीटे जा रहे हैं, छोटे छोटे लड़कों को आप मार रहे हैं, वो तो ये इसकी नौबत नहीं आने देनी चाहिए थी ना। 2 कारण से नहीं आनी चाहिए थे। एक, आपकी प्रोफाइलिंग गलत हुई। दूसरी बात, अगर उस लाठीचार्ज के चलते वहां भगदड़ हो जाती तो फिर तो साहब बड़ा गंभीर हादसा हो जाता। ये जो कांग्रेस अपने पुराने पापों पर, लेकिन ये सॉरी सर, पर इस जिला प्रशासन की बात कर रहा हूं, योगी की बात नहीं कर रहा हूं। जी ये मौके पे मौजूद अधिकारियों का दोष बता रहा हूं। सही है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी की बात है तो फिर अखिलेश यादव अपने पुराने पापों को भूल गए, और इनको लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और इसके लिए किसी भी हद तक जाते हैं। जो अतीत में किया है मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में, जो सरयू को लाल कर दिया, गलियों को लाल कर दिया, उसको भी भूल गए। प्रभु राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए आज तक नहीं गए। राहुल गांधी, जो आपने जिक्र किया, किस तरीके से शंकराचार्य दिवाली के दिन उठाया गया था जब वो पूजा पर बैठे हुए थे, और बहुत ही भद्दा और गंदा आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग अवसरवादी इतने बन गए कि अतीत के जो पाप आपने किए उनको भी आप ढांकना चाहते हैं। क्या सर, अपने पाप कौन याद रखता है? आज मैंने पोस्ट करके याद दिलाया अखिलेश यादव को। वो कह रहे हैं वो इटावा में वो शिव जी का मंदिर बन गया। हमने कहा आपने तो वो जो दुर्योधन की मूर्ति लगाने का वादा किया था उसका क्या हुआ? अखिलेश यादव ने दुर्योधन की मूर्ति लगाने का ऐलान किया 2019 में। तो अलग बात है कि बाद में लोगों ने कहा वही क्या हो गया आपको, तो उन्होंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो अपने पाप कौन ही याद करता है, ये बेसिक बात समझ लें। बाकी सारी चीजें अपनी जगह है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, एक लॉ एंड ऑर्डर का, और उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत जबरदस्त तरीके से डिलीवर किया है। ये मुद्दा आपको बिहार में भी नजर आया। जंगल राज से लोग डरते थे। जंगल राज के मुद्दे पे आपने देखा बिहार में पूरा एकदम पासा पलट गया। उत्तर प्रदेश को बिहार बनने से रोक लिया योगी ने। इस बात को समझिए। बात सही कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2027 और 2027 में उत्तर प्रदेश ही चुनाव नहीं, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, और फिर
साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल 7 राज्य। इनको लग रहा है कि 2029 में अगर मोदी को रोकना है तो ये 2027 का चुनाव है, इनसे पहले पूरा रायता जितना फैला सकता है फैलाया जाए। बाकी स्टेट्स तो जाने भी दें। देखिए, तो मैं उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व इसलिए मानता हूं कार सर कि भाई सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें हैं। और देखिए, मैं हमेशा कहता था कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। मैं बताता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए काशी से चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन इसका सबूत देखिए आप सामने। 2024 में जितनी सीटें कम हुई उत्तर प्रदेश से भाजपा की, जितनी सीटें कम हुई 30 सीटें, उतनी ही सीटों से उनका बहुमत रुक गया केंद्र। सही है। अकेले उत्तर प्रदेश ने बहुमत रोक दिया। तो उत्तर प्रदेश का बहुत महत्व है। तो अब ऐसे में आप मान कर चलें कि अगले 1 साल में, फरवरी मार्च में चुनाव होगा मुझे लगता है, तो अगले 1 साल में जितनी बाजीगरी है, जितनी कलाकारी है, जितना नैरेटिव मेकिंग है, वो सब आपको यूपी में नजर आ जाए। और ये जो सोशल मीडिया पर लाठियां भांजी जा रही हैं, हिंदू सनातनियों को विभक्त करने की कोशिशें हो रही हैं। और कल मैसेज भी आए कुछ इसको हाईजैक कर लिया गया जो यूजेपी को लेकर हम लोग एक अभियान चला रहे थे। किसको हाईजैक कर लिया गया? उस अभियान तो देखिए ना, ये मौका तो आप ही दे रहे हैं ना उनको, ये मौका तो आप ही दे रहे हैं। कभी कांग्रेसियों ने आपको ये मौका दिया, कभी वामपंथियों ने आपको ये मौका दिया, कभी किसी और पार्टी के वोट बैंक ने आपको ये मौका दिया कि आप उनके कार्यक्रम को ले जाकर हाईजैक कर लें। तो मौका तो वही दे रहे हैं। लेकिन अगेन आई वुड से, मैं फिर से कहूंगा कि सब अगर वोट बैंक तो सरकार की भी गलती, दोनों ही जगह, दोनों की अपनी अपनी गलतियां हैं। बस मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सरकार की हरकतों को गलत बताइए। आपने सरकार बनाई है, आप अपनी बात कहिए, सरकार सुनेगी, पहले भी सुना है। नियत पे शक करके आपको क्या ही मिलेगा। वैसे भी आपके पास कोई और अच्छी नियत का आदमी हो राजनीति में तो ढूंढ लाइए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और आखिर में ये जो शांति प्रिय समुदाय है, भुवनेश्वर में छत पर बम बना रहा है और महिलाएं भी सहयोग दे रही हैं। ये साजिशें, ये आक्रामकता, ये गंदगी दिमाग से निकलेगी। अब देखिए, इसमें सिर्फ इतना मामला, मदरसों में ऐसा कोई साल नहीं है, 6 महीना नहीं जाता जब कोई ना कोई मदरसे में एक देसी बम फैक्ट्री खुद ही से ना फट जाए। इस बार सिर्फ अंतर यह है कि खुले में बन रहा था, छत पे बन रहा था। दूसरी बात, आप सोचिए कि योगी जैसा मुख्यमंत्री, जिसको बुलडोजर मुख्यमंत्री कहते हैं, ऑपरेशन लंगड़ा होता है, इनकाउंटर्स होते हैं, घर गिरा दिए जाते हैं, 9 साल से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद शिवरात्रि में मथुरा में शिव का प्रोसेशन जा रहा था, शिव जुलूस जा रहा था, उसमें पत्थरबाजी हुई और पहले तो पत्थर इकट्ठा करके बाकायदा प्लांट तरीके से, आमतौर पे जुमे उमे के दिन ऐसा होता है, तो जुमा भी नहीं था शिवरात्रि। फिर कह रहा हूं, योगी जैसा मुख्यमंत्री 9 साल से इतना लॉ एंड ऑर्डर पे मजबूत और दुस्साहस देखें, शिवरात्रि पे उन्होंने शिव भक्तों पर पथराव कर दिया। अब इसका क्या कहा जाए साहब। तो एक ऐसी समस्या है जो 80 साल से हमारा पीछा कर रही है। और जिस दिशा में योगी और मोदी ने प्रदेश और देश को बढ़ाया है, जो अभी आपने भी कहा है कि इनसे बेहतर हो तो ले आओ, हम भी चलेंगे, ले आओ, तो हम भी चलेंगे। अगर इनको भी हटाने के पीछे पड़ जाएं, तो उसके बाद तो जिन 80 सालों की बात कर रहे हैं, तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे पीछे।
मुझे देखिए बच्चों का गुस्सा है, किसी हद तक जायज़ है, थोड़ा समय दीजिए। और एक बात और भी है, मुझे लगता है कभी-कभी कि इसी बहाने कम से कम सरकार को ये भी तो समझ में आया होगा ना, सरकार से हमारी कोई हॉटलाइन तो है नहीं कि हमने फ़ोन उठाया, मोदी जी से अपनी बात कह दी। इस तरह की चीज़ों से कहीं न कहीं सरकार को भी अपनी नीतियों को पुनर्विचार करने का मौका मिलता है। क्योंकि मेरा ईमानदारी से मानना है कि साहब ये जो सोशल जस्टिस पे कुछ ज़्यादा फ़ोकस हो गया। कुछ ज़्यादा फ़ोकस हो गया और उसके चलते ये जो बँटोगे तो कटोगे के खिलाफ ये स्कीम आने लगी। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार को भी एक मैसेज चला गया, तो इसलिए मैं मानता हूँ ये भी अपनी तरह से ठीक ही रहेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। अनुपम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से एक निवेदन रहता है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अनुपम जी का चैनल है घूमता आईना, उसको सहयोग भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।